आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 22 है वो डिस्कस करेंगे। आप इस 2 पर ध्यान न देना क्योंकि ये जो सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट आया घटना चक्र का, उसका पार्ट 2 है। उसमें जो जीएस के लिए दिए हैं मॉक टेस्ट, उसका ये पार्ट प्रैक्टिस सेट 2 है। बाकी चैनल पर ये 22 है क्योंकि 20 मॉक टेस्ट हैं वो आपके जो जीएस पार्ट 1 के लिए आए थे वो सब पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल हैं वो मिलने वाले हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। और अगर आपसे वीडियो से आपको लाभ हो रहा है, अगर चैनल से आपको ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना है, ये कब लोकार्पित है वो की गई थी? तो ये 2008 में लोकार्पित की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2008। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये है सागरी यानी महासागर। 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो यहाँ पे पूछा है नेचुरल जो गैस है उसका मुख्य भाग कौन सा है? तो उसका मुख्य भाग होता है मीथेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये डिक्लोफिनेक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिक्लोफिनेक। इसकी वजह से गिद्ध हैं वो गिद्धों की संख्या में बहुत ही कमी आ रही है। यह एक डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है। इसके प्रयोग से जो पशु मर जाते हैं और फिर उस मांस को गिद्ध खाते हैं तो उनकी डेथ है वो हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? ध्यान देना, इसमें पूछा है कौन पर्यावरणीय प्रदूषण है वो उत्पन्न नहीं करता है। तो 6 का राइट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा है। ये बिल्कुल भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। नाभिकीय ऊर्जा भी तापीय प्रदूषण करती है। पेट्रोलियम ऊर्जा तो आप जानते ही होंगे, कोयला से आप जानते हैं, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा, एक्स किरणें। ऑप्शन डी राइट आंसर है, वो हो जाएगा एक्स किरणें। इनकी ऊर्जा है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग है वो ठोस में अधिकतम होता है और इनमें से ठोस है वो इस्पात है यानी आयरन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज है वो आइंस्टाइन को प्रदान किया गया था। 10 नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? यहाँ पे जो अर्धचालक है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए, संतरा और आंवला दोनों ही विटामिन सी के स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे अच्छा स्रोत। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला। आंवला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। नेक्स्ट है, और देखिए विटामिन सी अगर किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आयरन जो एब्जॉर्ब करने में यानी हीम को एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होती है बॉडी को, तो विटामिन सी ज़रूरी होता है। अगर आयरन की मात्रा को शरीर में यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बैलेंस रखना है तो जो विटामिन सी है उसको खाना भी ज़रूरी होता है। जैसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, उसी तरह आयरन के एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है वो होती है। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60। ये
यानी 60 दिन तक कोई एमपी है वो संसद में अनुपस्थित रहता है बिना किसी सूचना के, तो उसको संसद सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसमें जो प्रथम बैठक है वो आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ये पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। इनमें से कोई एक है जिसको भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो वो है विधान परिषदें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा स्थायी सदन है, विधानसभा है ये आपका निम्न सदन है, और लोकसभा है इसको ये भी निम्न सदन है संसद में। इनको भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं, लेकिन ये है समाप्त इसको समाप्त भी किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में जो यूटी के लिए सीटें निर्धारित हैं अधिकतम वो कितनी हो सकती हैं? तो वो है 20 सीटें निर्धारित हैं यूटी के लिए अधिकतम। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो एसडीआई है वो सर्वप्रथम विकसित किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है मनरेगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जो हासिम समिति है ये ग्रामीण परिवारों में नगरीय क्षेत्रों में, यहाँ ध्यान देना है ये सवाल पूछता है स्पेशल करके कि नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए जो समिति गठित थी वो हाशिम समिति थी। ये आपकी जनरल समितियाँ थी जो शहरी ग्रामीण दोनों के लिए, लेकिन ये स्पेशली नगरीय के लिए गठित की गई थी हाशिम समिति। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा एबीसी इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो एबीसी इंडेक्स है वो आपका हेल्थ से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ऋग्वेद में कई परिक्षेत्रों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है, तो ये शब्द आया है गाय के लिए। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22 देखते हैं निम्नलिखित में से किस शैलग्रत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनेरी में। ये पूछता है सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल पे इसको सर्च करके एक बार ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और ये राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद थे टोटल, जिसमें से अश्मक एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो वो भी आपको याद रखना है। अश्मक की राजधानी क्या थी? तो पोटली या पोटनी उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हुसैन शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड एस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये नहीं हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय थर्ड मराठा अंग्रेजों का युद्ध है वो हुआ था, तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। 26 नंबर का सवाल है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो की थी? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे?
तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ पर ध्यान देना है मौलाना मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये दूसरे मौलाना मोहम्मद अली हैं, और शौकत अली ये दोनों भाई थे। मोहम्मद अली जिन्ना तो खिलाफत आंदोलन के विरोध में थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी इसका नाम था। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और केलेकर भी इससे संबंधित थे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था 29 में राइट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ है सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिए और एक तरफ शहरों के नाम। तो वन अनुसंधान संस्थान, और इधर देखते हैं भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो देखिए बी का जो है आपका 4 के साथ सुमेलित होगा, बी का 4 होगा। चारागाह वाला झांसी में स्थित है, तो बी का 4 2 में दिया है, बी का 4 इन 2 में है, तो इन 2 में से तो हो ही नहीं सकता, ये पहले ही अलग हो गए। और ए का आपका अब देखते हैं, यहाँ पे पूछा है केंद्रीय क्षेत्र शुष्क अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पे होना चाहिए सी का 1। तो सी का 1 भी 2 में है, जोधपुर में है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा 2 और 3 किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 32, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। ए में क्या था? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ए का 2 हो जाएगा, तो 32 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, सॉरी, वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में स्थित है ना, तो ए का 3 हो जाएगा, तो डी का तो 2 हो ही जाएगा। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और जो बी है आपका चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, और सी का आपका 1 हो जाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये इसका हो जाएगा जोधपुर, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा सुमेलित नहीं है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमाडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो देखिए शिपकीला हिमाचल प्रदेश में, बोमाडीला अरुणाचल में है, नाथुला मेघालय में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 34 निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है, यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन है? 34 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यूपी से तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू बापुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया था? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोम मंडल। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह में कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है 38 में वो है सी, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत है वो नियुक्त किया है? तो UNFPA ने जो सद्भावना दूत नियुक्त किया है 39 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नतालिया वेदियानोवा को। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं?
तो ये बन गए हैं तमीम इकबाल, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया था। निम्न इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। 180 क्षेत्रों को और देशों को रैंकिंग दी गई। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। भारत को 86वां स्थान है वो मिला है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, तो 42 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो संख्या युग्म होगा अगला वाला वो 132 होगा। नेक्स्ट है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को पकड़ेगी पुलिस। पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो यहाँ पे हो सकती है राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 में शिक्षक। पुलिस को बोला जा रहा है शिक्षक, तो शिक्षक इसमें अपराधियों को पकड़ेगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं दिए गए विकल्पों में से इसमें जो आपको कोड दिए उसी में से आप उसी प्रकार की सीरीज आपको नेक्स्ट के लिए बनानी है। तो गुडनेस को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 45। अब इसमें सीरीज कैसे बन रही है? तो इसमें सीरीज बन रही है जी में आप +1 करेंगे तो एच हो जाएगा, ओ में आप -1 करेंगे तो एन हो जाएगा, और ओ में +1 करेंगे तो पी हो जाएगा। इस तरह +1 -1 +1 -1 इस तरह सीरीज चल रही है। तो इसी प्रकार जी में आप +1 करेंगे तो एच हो जाएगा, और आर में आप -1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। इसी तरह +1 -1 की सीरीज इसमें चल रही है। नेक्स्ट है 46, इसमें आपको डेट बतानी है। अडम का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को, यदि प्रणय का जन्म है वो 13 सितंबर को हुआ था, उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर बुधवार। नेक्स्ट है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी अगले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 47 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कल देखते हैं वक्तव्य क्या है। चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। तो कथन में आपके दिया है कि चलती हुई बस से उतरेंगे तो वो जोखिमपूर्ण यानी खतरा भरा हुआ हो सकता है। निष्कर्ष क्या है? जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। पहला निष्कर्ष तो ये है। दूसरा क्या है? सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो देखिए इसमें जो निष्कर्ष आपका सही होगा, केवल निष्कर्ष ए सही है इसमें, क्योंकि लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, ये सेंस इस कथन से नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाला सेंस है वो सीधा सीधा निकल रहा है कि जोखिम उठाते हैं। जो बस से उतरेगा, जो चलती बस से उतरना जोखिमपूर्ण है, और जो चलती बस से उतरेगा तो वो जोखिम उठा रहा है ना जख्मी होने का। तो निष्कर्ष ए तो बिल्कुल निकल रहा है, लेकिन दो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं। विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। देखिए सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, इन प्रोफेसर हैं वो सभी विद्वान हैं। विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो फिर निष्कर्ष क्या है? सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति है। तो 49 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निष्कर्ष है वो बिल्कुल सत्य दिया हुआ है कथन के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना, केवल कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। भले ही वो कथन बिल्कुल गलत हो, उसमें दी हुई चीज़ें बिल्कुल व्यवहारिक ना हो, और निष्कर्ष भी बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, लेकिन आपको आंसर है वो कथन के अकॉर्डिंग ही देना है। 50 आज का आखिरी सवाल। 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो गृह रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये काम किया गया है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। देखिए यहाँ पे इन दो में ही कन्फ्यूजन होगा, बाकी तो किसी से कन्फ्यूजन है ही नहीं, होगा तो इन्हीं दो में से। गृह मंत्रालय भी कहीं कहीं रक्षा क्षेत्र से संबंधित कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय करता है। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर लेना है रक्षा मंत्रालय होगा।
तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर था। तो 50 प्रश्न की आपका जो 22 का मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट 23 में आपको फिर से मिलेंगे। और बाकी आपका जो सोशल साइंस के लिए 5 मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और 5 आपके लिए बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। तो आज भी आपके लिए एक मॉक टेस्ट है उसका आएगा, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।